हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2015 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं को दूर करने में ई वाणिज्य सहायक हो सकता है? अब हम प्रश्न को पहले सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। हम सीधे भूमिका पर चलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, संरक्षण, पैकेजिंग और वितरण सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के दो स्तंभों उद्योग और कृषि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध और परस्परता स्थापित करता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष रूप से विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम कृषि विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में मुद्दे के बारे में देखेंगे। पहला है खराब परिवहन बुनियादी ढांचा, दूसरा है बिचौलियों की भरमार, तीसरा है सूचना विषमता, भंडारण बुनियादी ढांचे का अभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है लघु उद्योगों का प्रभुत्व है। छठा है मांग का पूर्वानुमान पूरी तरह से अनुपस्थित है। सातवां पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनौपचारीकरण देखने को मिलता है। अब हम ई कॉमर्स इनमें से कई मुद्दों पर काबू पाने में मदद कर सकता है। पहला पॉइंट है बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, एकत्रीकरण किया जाए, बेहतर गुणवत्ता स्थापित की जाए, किसानों के लिए बेहतर कीमतें उपलब्ध कराई जाएं, निगरानी होना चाहिए 24/7, ग्राहक केंद्रित प्रावधान होना चाहिए, पहुंच सुलभ होनी चाहिए। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। एफपीओ के साथ ई रिटेलर्स की भागीदारी तकनीकी अंतराल को भर सकती है और प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेगा और किसानों और खुदरा विक्रेताओं को बेहतर कीमत मिलेगी। सरकार ने प्रत्यक्ष खरीद और ई ट्रेडिंग जैसी नीतिगत पहलों के माध्यम से B2C बाजार की कमी को पूरा करने के लिए बिग बास्केट जैसी निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर ई कॉमर्स में भारत के किसानों के पक्ष में कृषि विपणन परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। सोने के लिए भारतीयों को उन्माद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष उत्पन्न कर दिया है और भुगतान संतुलन तथा रुपये के वाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिए। अब हम
सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है। अत्यधिक स्वर्ण आयात से चालू खाते का घाटा बढ़ता है, जिससे भुगतान संतुलन तथा रुपए के वायु मूल्य पर दबाव पड़ता है। इसी समस्या के समाधान हेतु 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की गई थी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुण महत्व के बारे में। पहला पॉइंट है स्वर्ण आयात में कमी। घरों व संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर आयात निर्भरता घटाती है। दूसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन में सुधार। कम आयात से विदेशी मुद्रा की बचत होती है, जिससे सीडी व बीओपी पर दबाव कम होता है। तीसरा पॉइंट है ब्याज आय का लाभ। लोग अपने निष्क्रिय सोने पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बैंकिंग व ज्वेलरी क्षेत्र को लाभ। बैंक जमा स्वर्ण को ज्वेलर्स को ऋण के रूप में दे सकते हैं, जिससे घरेलू उपलब्धता बढ़ती है। अगला पॉइंट है रुपए की स्थिरता। स्वर्ण आयात घटने से विदेशी मुद्रा की मांग कम होती है, जिससे रुपए के मूल्य को स्थिरता मिलती है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं सुरक्षा एवं पारदर्शिता। घर में सोना रखने के जोखिम कम होते हैं तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली मजबूत होती है। अब हम इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम सबसे पहले घरेलू निष्क्रिय सोना के बाद इससे बैंक में जमा, फिर आयात कम होगा, सीएडी कम होगा और रुपए पे दबाव कम पड़ेगा। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों व कम जागरूकता से योजना की सफलता सीमित रही है, फिर भी जन जागरूकता, आकर्षक ब्याज दर एवं सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से यह भारत की स्वर्ण आयात निर्भरता कम करने का प्रभावी साधन बन सकती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बनाइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत स्किल इंडिया कार्यक्रम और अमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना तथा रोजगार सृजन करना है, किंतु इनकी सफलता केवल पूंजी निवेश पर नहीं बल्कि कुशल मानव संसाधन तथा लचीले एवं उत्पादक श्रम बाजार पर निर्भर करती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। स्किल इंडिया की सफलता क्यों आवश्यक है। पहला पॉइंट है कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। विनिर्माण क्षेत्र में एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों हेतु प्रशिक्षित श्रमिक आवश्यक हैं। दूसरा पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। कौशलयुक्त कार्यबल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है तथा लागत घटाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं रोजगार योग्यता। भारत की युवा आबादी को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण देकर जनसांख्यिकी लाभांश को उपयोगी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। चीन, वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा हेतु स्किल्ड मैन पावर जरूरी है। उदाहरण के रूप में पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIS का सुदृढ़ीकरण करना। हम दूसरा देखेंगे श्रम सुधारों की भूमिका के बारे में।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जटिल श्रम कानून निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं। दूसरा पॉइंट है औपचारिक रोजगार वृद्धि। श्रम संहिताएं श्रमिक सुरक्षा और उद्योग लचीलापन दोनों प्रदान कर सकती हैं। अगला पॉइंट है श्रम बाजार लचीलापन। उद्योगों को मांग के अनुसार कार्यबल की सुविधा मिलती है। अगला पॉइंट है श्रमिक कल्याण। सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण उत्पादकता बढ़ाते हैं। अब हम चुनौतियों के बारे में देखेंगे। पहला है स्किल इंडिया में प्रशिक्षण और उद्योग की ज़रूरतों के बीच अंतर हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है श्रम सुधारों का राज्यों में असमान क्रियान्वयन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है एमएसएमई की तकनीकी व वित्तीय सीमाएं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और श्रम सुधार परस्पर पूरक कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि कौशल विकास उद्योग की मांग के अनुरूप हो और श्रम सुधार निवेश अनुकूल व श्रमिक हितैषी हो, तभी भारत वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के क्या कारण बताए जा सकते हैं? इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत उत्पादकों और संबंधित उद्योग के लिए क्या निहितार्थ हैं? अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। IEEFA के अनुसार भारत 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 405 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है, जो इस दशक के अंत तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली का उत्पादन करने के सरकार के लक्ष्य से भी अधिक है। सौर ऊर्जा उस लक्ष्य में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है। अब हम अगला पॉइंट देखें, मुख्य भाग। सौर ऊर्जा के उपकरण लागत और टैरिफ में हालिया नाटकीय गिरावट को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला पॉइंट है विनिर्माण और रखरखाव में आसानी। सौर ऊर्जा का निर्माण अब तेजी से हो रहा है और यह नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की तुलना में सस्ती है। ईंधन में अस्थिरता की संभावना कम है और पर्यावरणीय मंजूरी के नज़रिए से कम विनियमित है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन। दुनिया भर की सरकारों ने सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए और अधिक किफ़ायती हो गया है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन, PM कुसुम ग्रिड से जुड़ी छत आदि जैसी पहलें हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सौर उद्योग के विकास से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, जिससे उपकरण लागत और टैरिफ में और कमी आई है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, बेहतर नियामक दृष्टिकोण। सरकार नीति में अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता कर रही है। यह भारत में निवेशकों को अपनी रणनीति की योजना बनाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम सौर ऊर्जा की लागत में तेज़ी से गिरावट के साथ यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के साथ तेज़ी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ताप विद्युत उत्पादन से हटकर
सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर रुझान होने की संभावना है। अब हम इस बदलाव के थर्मल पावर उत्पादकों और संबंधित उद्योग पर कई प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिनमें शामिल है। पहला पॉइंट है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। दूसरा है कम मांग देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है निवेश जोखिम होने की संभावना। अगला पॉइंट है परिवर्तन की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलेंगे। कुल मिलाकर सौर ऊर्जा के लिए कम उपकरण लागत और टैरिफ की प्रवृत्ति का समग्र रूप से ऊर्जा उद्योग और विशेष रूप से थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, थर्मल पावर उत्पादकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन इस बात पर चिंताएं हैं कि सौर ऊर्जा, विद्युत भार ऊर्जा की परिवर्तनशीलता, ग्रिड की गुणवत्ता, मौसम ऊर्जा मिश्रण, बिजली मूल्य निर्धारण और इस तथ्य के क्षेत्रों में उत्पन्न सीमाओं को कैसे पार करेगी कि हर क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जबकि एक बड़ा आबादी का एक हिस्सा बिजली से वंचित है। इन सब को देखते हुए अभी कुछ दशकों तक थर्मल सेक्टर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक जोन औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए एसईजेड की संपूर्ण कर्णत्व में वृद्धि की आवश्यकता है। कराधान नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एसईजेड की सफलता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र। एसईजेड किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन करने के लिए अलग अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। आमतौर पर इसका लक्ष्य व्यापार करने में आसानी बढ़ाकर विदेशी निवेश बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। एसईजेड के समक्ष चुनौतियों के बारे में देखेंगे। राज्य की नीतियों में अंतर है। पहला पॉइंट है नीति और उसके कार्यान्वयन में अंतर के कारण उद्योग कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 64% एसईजेड 5 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है एसईजेड में अप्रयुक्त भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि राज्य को राजनीतिक पहलुओं को हल करना मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन अधिग्रहण के बाद भी एसईजेड स्थान की मांग में कमी और महामारी के कारण हुए व्यवधानों के कारण बहुत सारी जमीन अनुप्रयुक्त पड़ी हैं। अब हम अगला पॉइंट देखें कर नीति में बदलाव। ऐसा प्रतीत होता है कि 2017 और 2020 के बीच इकाइयों और डेवलपर्स के लिए कर अवकाश समाप्त होने के बाद एसईजेड आकर्षक नहीं रह गए हैं। 2012 में न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने और सनसेट क्लास के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप कर रियायतों को वापस ले लिया गया है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं मुक्त व्यापार समझौते। 2005 से 15 के बीच मुक्त व्यापार समझौते के प्रसार ने एसईजेड को उनके फायदों से वंचित कर दिया, क्योंकि एसईजेड के बाहर के आयातकों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र
से संबंधित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना शून्य रेटेड आयातों से लाभ हुआ है। सरकार ने भारत के मौजूदा एसईजेड का अध्ययन करने और रणनीतिक नीति उपायों को अपनाने के लिए एक नीति ढांचा तैयार करने के लिए बाबा कल्याणी समिति का गठन किया। इसने कर रियायतें बढ़ाने, विनिर्माण और सेवा एसईजेड के लिए अलग कानून विकसित करने आदि की सिफारिश की। डीईएसएच विधेयक 2022 के अनुसार एसईजेड का नाम बदलकर विकास केंद्र कर दिया जाएगा। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। एसईजेड को औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के उपकरण के रूप में देखा गया है। इस पहल को सफल बनाने के लिए संघ और राज्य सरकार के साथ साथ उद्योग और बाजार विशेषज्ञों का समन्वित प्रयास समय की मांग है।